आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू सामान्य विज्ञान के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूँ। साइंस का ये क्विज स्टार्ट किया जा रहा है। ये पहला वीडियो है, ऐसे ही कई वीडियो आएंगे आप लोगों के सामने जिसमें साइंस के यानी कि जिसके अंतर्गत आपके फिजिक्स की भी कैप हो जाएगा, केमिस्ट्री भी हो जाएगा, ठीक, बायो भी हो जाएगा। ये तीनों का जो है ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्विज स्टार्ट किया जा रहा है हम लोगों के द्वारा, ठीक है। जिसके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक, इसमें कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कई एग्जामों में पूछ चुके हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, एमपी पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो जहाँ पर साइंस पूछा जाता है उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हर वीडियो में रहेंगे जिनको मैं एक्सप्लेन करूंगा और ऐसे ही कई पार्ट आएंगे, तो इनको देखिए। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि साइंस के जो वीडियोस आएंगे आप लोग लगातार उसको देख पाएंगे। तो ये पहला वीडियो है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक पाया जाता है? अस्थि यानी कि बून की बात की जा रही है, हड्डी की बात की जा रही है। हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड, फेरिक नाइट्रेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट? तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हड्डी यानी कि जब जैसे कि किसी की हड्डी टूट जाती है, हाथ वगैरह टूट जाता है, तो डॉक्टर उसको कैल्शियम की गोली देता है और बोलता है दूध पीजिए। क्यों? क्योंकि दूध जो है प्रोटीन का सोर्स है, अच्छा, ठीक, और कैल्शियम की यहाँ पे गोली भी दी जाती है ताकि जल्द से जल्द उसकी हड्डी टूट सके। तो इसमें आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, पहला वाला कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है प्लस फॉस्फेट भी रहता है, ठीक है। तो कैल्शियम जो है, इसलिए कैल्शियम ज़्यादा दिया जाता है। कैल्शियम जितना ज़्यादा मिलेगा हड्डी उतनी जल्दी मजबूत होगी और जुड़ जाएगी। तो इसी से हमको पता चल गया कि हड्डी जो रहता है उसमें क्या होता है, कैल्शियम ज़्यादा होता है। तो इससे हम लगा सकते हैं कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट। चलिए बात करते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? यानी कि ऐसा कौन सा इसमें से अधातु है जो धातु की तरह चमकता है? धातुई चमक मतलब धातु की तरह चमकता है पूछा जा रहा है, ठीक है, लाइट शाइन करेगा। तो आपने देखा होगा ग्रेफाइट, जिसकी जो पेंसिल होती है हमारी, सीस जिसको बोला जाता है पेंसिल, उसकी नेप, उसको आप देखते हैं तो वो वैसा ही चमकता है, धात्विक ग्रे कलर का। आयोडीन भी जो है ये भी अधातु है, लेकिन ये भी है धात्विक चमक होती है, ये भी चमकदार होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए और बी बोथ, यानी कि सी वाला ऑप्शन उपयुक्त दोनों, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की यहाँ पर कि प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? ठीक है, यानी कि जो प्राकृतिक रबर, देखिए प्राकृतिक रबर क्या होता है, पेड़ से जो है हम रबर को निकालते हैं, यानी कि एक मिल्क तरीके का फॉर्म मिलता है हमको, मिल्क है ना, मिल्क जैसा सफ़ेद वाइट रहता है, और उसको फिर जमा के रबर बन जाता है। लेकिन वो जो रबर रहता है बहुत ही मुलायम रहता है, उसको हम उतना उपयोग नहीं कर सकते। जो रबर का जो इलास्टिसिटी वगैरह होती है वो उसमें गुण नहीं होते, बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है वो, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा कड़क बनाने के लिए, अब एक क्वेश्चन और आता है कि रबर को कड़क बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें मिलाया जाता है सल्फर। लेकिन यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे होगे तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो क्या होता है कि इसको किया जाता है गंधक के साथ, गर्म किया जाता है, तो ऑटोमेटिक गंधक में जो है सल्फर होता है और वो उसमें आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, गंधक के साथ इसको गर्म किया जाता है। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वल्कनीकरण, इस प्रोसेस को बोला जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो धातु है लेकिन अपने अंदर से विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देता? जैसे कि ऑप्शन है आपके पास टिन, टिन में तो होता है, ठीक, तांबा ये भी अच्छा सुचालक है, कॉपर अधिकतर कॉपर वायर ही चलते हैं, सीसा और निकेल, निकेल जो है ये भी सुचालक होता है विद्युत का, लेकिन आपने सीसा नहीं सुना होगा कि सीसा जो है सुचालक होता है। तो सीसा जो होता है लेड, वो क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो ही नहीं होने देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीसा। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि निम्न में से कौन सी एक परमाणविक गैस है? कौन सा एक परमाणविक गैस है, यानी कि एक परमाणु का गैस है? तो देखिए इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। जैसे हाइड्रोजन दिया हुआ है तो हाइड्रोजन हो गया आपका, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन तो एक गैस है, और हीलियम हो गया। तो हाइड्रोजन भी H2 होता है, नाइट्रोजन भी N2 होता है, लेकिन हीलियम जो है एक परमाणु होता है, ठीक है, अक्रिय गैसों के अंतर्गत ये आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि हीलियम।
बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, कौन सी ऐसी धातु है जो अम्ल और क्षार के साथ अगर क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा? देखिए तो ऑप्शन है आपके पास जिंक, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। तो इसका जो है जिंक एक धातु है जो अम्ल या क्षार किसी के साथ भी आप इसको पर क्रिया कराओगे, क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज करेगी वो। ठीक है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया आपका। ये क्वेश्चन जो है एसएससी में पूछा जा चुका है, एसएससी सीजीएल में। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? यानी कि हीमोग्लोबिन, देखिए अब हीमोग्लोबिन को समझते हैं। हीमो तो इसमें हीम होता है और ग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीम और ग्लोबिन। तो देखिए क्या होता है, हीम एक रंजक है। क्या है? रंजक। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है हीमोग्लोबिन में हीम क्या है, तो हीम रंजक है और ग्लोबिन एक प्रोटीन है। रंजक का मतलब होता है जो कलर प्रोवाइड कर रहा है आपको। ठीक है, अब हीम क्या करता है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले लेता है और जिस कारण से ब्लड हमारा लाल होता है, तो ऑक्सीजन इसके साथ रहता है हमेशा। ठीक, तो इसमें ऑक्सीजन का आपको ऑप्शन दिख रहा है। देखिए पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणु को नष्ट करना, रक्त की कमी होती है या जो उसको रोकना। ठीक है, लोह का उपयोग यानी कि लोहे का उपयोग किया जा रहा है, ये सब नहीं करता। ऑक्सीजन का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की। तो कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो देखिए कंप्यूटर की आईसी चिप की बात करें तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ आईसी चिप ये कब आया। ये आया थर्ड जनरेशन। ठीक है, कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन में आया। जब जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का था तो उस समय आईसी चिप्स आई। पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, सेकेंड जनरेशन जब आया तो उसमें ट्रांजिस्टर आ गया और थर्ड जनरेशन में आईसी चिप आया। फोर्थ जनरेशन जो है इसमें आपका जो आईसी चिप को ही जो है एनहांस्ड किया गया था, आगे बढ़ाया गया था, जिसके अंतर्गत वीएलएसआई, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये सब जो है चीज़ें आती गई। और फिफ्थ जनरेशन जो अभी चल रहा है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो उसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन की। किसकी हो जाएगी? सिलिकॉन की। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो सकता है, यानी कि वैश्विक तापमान की बात करें तो ये बात की जा रही है ग्लोबल वार्मिंग की। ठीक है, यानी कि इससे क्या हो सकता है? समुद्र तल में वृद्धि, फसल के रूप में परिवर्तन, स्वरूप में, तट रेखा में परिवर्तन, उपरोक्त सभी। अब देखिए तापमान बढ़ेगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है? तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, हिमालय बर्फ जितना भी है हिमालय सब पिघलेगा। तो क्या होगा? समुद्र के तल में वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन एकदम सही है, समुद्र का तल वृद्धि होगा। फसलों के स्वरूप में भी परिवर्तन होगा भाई, ज्यादा गर्मी होगी, हीट ज्यादा होगा तो फसल भी अपना रंग दिखाएगा, कुछ अलग चीजें होने लगेंगी। तट रेखा में भी परिवर्तन होगा भाई, समुद्र का स्तर बढ़ेगा, पानी आगे बढ़ेगा, तट रेखा परिवर्तित हो जाएगी, यानी कि तीनों चीजें हो जाएंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण का यूज किया जाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपके पास अल्टीमीटर। अल्टीमीटर क्या होता है? ये जहाजों वगैरह में लगाया जाता है, इससे जहाज से जमीन की ऊंचाई नापने के लिए जो है यूज किया जाता है अल्टीमीटर। फेदोमीटर, जी हाँ इसका आंसर है फेदोमीटर। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई नापते हैं। और इस टेक्नोलॉजी में इसमें क्या यूज किया जाता है? सोनार टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजा जाता है और ये टकरा के जहां से वापस आती हैं तो उससे जो है दूरी का पता लगा लिया जाता है। बात करते हैं सी ऑप्शन की, यानी कि वैरोमीटर। इससे जो है आपको पता ही क्या होता है। और पायरोमीटर जो है, पायरोमीटर से क्या होता है कि पायरोमीटर जो है ये मेनली जो है हीट, अधिक हीट को सेंस करता है। अब जैसे थर्मामीटर है तो कम हीट को करता है, लेकिन जैसे मान लीजिए आपको दूर की कोई वस्तु है और गर्म चीज है, जैसे मान लीजिए सूर्य है। अब सूर्य का आपको टेम्परेचर, कोई सूर्य पे तो गया होगा नहीं टेम्परेचर नापने के लिए कि 6000 डिग्री सेल्सियस उसका बाहरी आउटर का होता है, इनर कोर का ज्यादा होता है, ऐसा कोई नापने तो गया नहीं होगा। तो वहां पे पायरोमीटर का यूज किया जाता है। ये दूर अगर कोई चीज है और हीट वाली है तो उसका जो टेम्परेचर आपको ये बता देगा। तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सूर्य का टेम्परेचर किससे हम नापेंगे? तो पायरोमीटर से ही नापेंगे। ये लगभग हमेशा ये 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का ही टेम्परेचर को नापता है, ये चीज याद रखिएगा। लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन था समुद्र की गहराई, तो उसका आंसर हो जाएगा फेदोमीटर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए होता है? तो देखिए ऑप्शन ए है आलू, इसमें विटामिन ए नहीं होता, इसमें स्टार्च होता है। टमाटर, टमाटर में क्या होता है, इसमें ऑक्सैलिक एसिड भी होता है, विटामिन ए भी होता है लेकिन कम मात्रा में होता है, ठीक है। लेकिन जब टमाटर खट्टा रहेगा तो उसमें विटामिन सी भी होगा, ठीक। गाजर, गाजर में प्योर विटामिन ए होता है, अधिक भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है गाजर के अंतर्गत, इसलिए कभी भी गाजर हमेशा खाइए ताकि आंख आपका अच्छा रहेगा। डी पालक, पालक जो है जब सभी को पता है आयरन का रिच सोर्स है, आयरन इसमें अच्छा खासा होता है पालक में। तो यहां पे जो आंसर है हमारा गाजर, क्योंकि गाजर में विटामिन ए अधिक पाया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध कहलाता है। यानी कि किसी एक रेखा या कहीं भी एक जगह पे विराम स्थिति में कोई भी वस्तु खड़ी हुई है तो ये क्या है, परिवर्तन का विरोध कर रही है। यानी कि न्यूटन का वही नियम आ गया कि जब तक किसी वस्तु पे कोई फोर्स ना लगाया जाए तो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी। तो ये कौन सा नियम है, यह है जड़त्व का नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व का नियम। पीत ज्वर किसके द्वारा संचारित किया जाता है? पीत ज्वर, ठीक है। तो एंडीज के द्वारा किया जाता है क्या, एनाफ्लिज के द्वारा किया जाता है, घरेलू मक्खी के द्वारा किया जाता है क्या? तो इसका आंसर है एंडीज के द्वारा किया जाता है। एनाफ्लिज के द्वारा मलेरिया फैला जाता है, डेंगू भी जो है एंडीज के द्वारा ही फैला जाता है, इसकी एक प्रजाति इसके अंतर्गत आती है जो कि आपका होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एंडीज। और घरेलू मक्खी वगैरह जो है तो इनसे तो आप हैजा वगैरह हो सकता है दूषित खाने से, अगर मक्खी बैठ जाती है तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है क्या? गलत। द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है? जी हाँ, बिल्कुल सही। एक क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है कि बल की परिभाषा जो है किस नियम से मिलता है, तो द्वितीय नियम से बल की परिभाषा हमको दी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात होती है। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहां पर होती है? दोनों किनारों पर नहीं, पोलों पर अधिक होती है, मध्य में, चुंबकीय अक्ष पर, या सभी जगह पर? मध्य में, मध्य में जो है सबसे कम होती है। और यही बात आ जाती है पृथ्वी में कि पृथ्वी में सबसे कम गुरुत्वाकर्षण कहां होगा, तो पृथ्वी के सेंटर में, क्योंकि पृथ्वी खुद एक चुंबक है तो उसके सेंटर में जो है वहां पे भी चुंबकत्व खत्म हो जाएगा, वहां पे ग्रेविटी कम हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, लगभग शून्य हो जाती है, और चुंबक में भी वही काम होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। तो रडार, रडार क्या करता है? तरंगों का अपवर्तन, डॉपलर प्रभाव, रेडियो तरंगों का परावर्तन, या रमन प्रभाव? तो रमन प्रभाव तो है नहीं, डॉपलर प्रभाव भी नहीं है, तरंगों का अपवर्तन भी नहीं है। ये क्या करता है? रेडियो तरंगों का परावर्तन। इस प्रणाली पर जो है रडार काम करता है। रडार क्या करता है कि जैसे कोई सिग्नल वगैरह को डिटेक्ट करता है, उससे पता लगा लेता है कि कोई चीज़ हमारे क्षेत्र में आ रही है कि नहीं आ रही, उसका रेंज जितना भी है 500 मीटर, 1 किलोमीटर, तो उस पर डिपेंड करता है ये। तो आंसर हो जाएगा सी। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि एक प्रिज्म में से गुजरने पर किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है? यानी कि एक प्रिज्म है, प्रिज्म क्या करता है? श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। तब उसमें से कौन सा पदार्थ है, मतलब कौन सा प्रकाश है, रंग जो सबसे कम विचलित होगा? तो वो होता है आपका बैगनी। कौन सा? बैगनी, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि लेंस की क्षमता किसमें नापी जाती है? यानी कि जो चश्मा लगाते हैं उसमें लेंस लगता है हमका, तो उसका जो है पावर जो बोलते हैं उसको किसमें नापा जाता है? वाट, डायोप्टर, जूल, या पॉइस? तो इसका आंसर है डायोप्टर। डायोप्टर जो है लेंस की इकाई होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, डायोप्टर। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुन सकते हैं, यह क्या है? तो यह जो होता है यह होता है अनुनाद के कारण। क्या होता है? अनुनाद के कारण, ठीक। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? सीमेंट, रेत, मिट्टी का तेल, या कांच? देखिए सीमेंट में भी ऑक्सीजन होता है, रेत में भी ऑक्सीजन होता है, मिट्टी के तेल में आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा मिट्टी का तेल, कैरोसिन। तो यहां पर ये क्वेश्चन समाप्त हुए आप लोगों के। तो ये पार्ट 1 था। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, और पार्ट में बनाऊं या नहीं, साइंस आपको कैसी लग रही है बताइए। तो मैं और जो है वीडियोस बनाऊंगा इसके ऊपर, और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholaralite, इसको भी लाइक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।